जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर पे आप सभी का पुरजोर स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल 9 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल में नए नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपके शेयर से हमें काफी सपोर्ट मिलता है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है। तो आज की पॉजिटिविटी क्या है, देखें। उम्मीद की किरण हमेशा अंधेरों को दूर कर देती है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए हमें और हमेशा अपने लक्ष्य से ही हमें उम्मीद लगानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य से उम्मीद लगाने से हमें मेहनत करने की क्षमता मिलती है। अगर बात ना समझ में आई तो मैं आपको बताऊं कि आप जो बनना चाहते हैं उस पे केंद्रित रहिए। आप पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करेंगे और जो है आप उसको या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आशा करता हूं मेरी बातें अब आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम हुआ था सऊदी अरब के ओमान में, तो सॉरी आपका ओमान में हुआ था, मस्कट में हुआ था, ओमान के मस्कट में। उस गेम में हमारे भारत के बहुत ही खास खिलाड़ी फुटबॉल खेले थे मोबाइल गेम में, जिनका नाम क्या है, तो पवन कामपेली। पवन कामपेली जो है जीते थे और शशि टंडन ने जवाब दिया है पवन कामपेली, वेरी गुड। और यामिनी चंदेल ने भी सही आंसर दिया है पवन कामपेली, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और लास्ट में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर जरूर दिया करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी भी उसमें मेजर हो जाती है और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर भी डेली बेसिस पे तैयार होते रहता है। मेरे प्रिय साथियों, सामने कोई सा भी एग्जाम आपके आएगा तो अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। एग्जाम में आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इससे संबंधित अगर कोई स्टैटिक पोर्शन पूछ देता है तो वो भी आपको पता रहेगा। चलो, आज का दिवस क्या है, हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक स्तर पर युवाओं को सबसे ज्यादा जो है आपका पुश किया जा रहा है कि वो कार्य करें और भ्रष्टाचार को खत्म करें। भ्रष्टाचार को खत्म जो है वो युवाओं के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि तकियानुसी हिसाब से देखा जाए तो जो पुराने लोग हैं वो उतना ज्यादा बल नहीं देते हैं। मानसिकता उनकी कैसे हो गई है, तो मानसिकता उनकी ऐसे हो गई है, हाँ भाई जो चल रहा है वो चल रहा है। जैसे चुनाव में आप देखते होंगे कि चुनाव में जो है, चुनाव के पहले हम बहुत ज्यादा जो है हमारा दिमाग ऐसा रहता है कि हम जो है बहुत अच्छे प्रतिनिधि को चुन ले, लेकिन जब चुनाव का समय आता है और वही, समझ रहे ना मेरी बात, तो फिर कहीं ना कहीं चुनाव पलट जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हम युवा ही इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। तो 9 दिसंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस भ्रष्टाचार प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाने का लक्ष्य रखता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किए गए ये दिन को जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकारी, निजी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में ये पहल की जाती है, ठीक है। थीम क्या है इस बार, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की ईमानदारी को आकार देना। युवाओं को मैंने कहा कि सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, क्या किया जा रहा है, तो आगे किया जा रहा है, ठीक है। युवाओं को भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में शामिल करना। थीम के तहत युवाओं को भ्रष्टाचार और उसके प्रभावों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करना। बेटा तुम अडग रहो, सजग रहो, प्रबल रहो, उस प्रकार से। और भ्रष्टाचार विरोधी संधि पर इतिहास इसका अगर देखें तो 140 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 2003 अक्टूबर 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाई जाने के बाद 14 दिसंबर 2005 को इसे लागू किया गया था और आज के दिन ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक क्या है, तो कुल 180 देशों में, सॉरी कुल जो है इनका पैमाना रखा जाता है, क्षमा चाहूंगा, ये पहले आप इसको समझ ले। ये 0 से 100 अंक दिया जाता है इसमें, किसमें, तो आपका भ्रष्टाचार सूचकांक में। और उसमें लास्ट टाइम भारत देश जो है 180 देशों में 93वें स्थान में था 2023 में,
ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी डाटा आया नहीं है, लेकिन हम जो है काफ़ी आगे हैं बहुत सारे देशों से, तो लेकिन ये 93 भी रैंक हमें अच्छा नहीं लगता है, हम 1 नंबर में आना चाहिए। ठीक है, भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कानून को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 ये परिभाषित करता है भ्रष्टाचार को तथा लोक सेवकों और रिश्वत देने वालों के द्वारा अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है। मेरे प्रिय साथियों, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीवन में आप लोगों के पास भी उड़ता हुआ तीर आया होगा कि पैसा दे दो नौकरी लग जाएगा। इन सभी चीज़ों के चक्कर में कभी जीवन में नहीं पड़ना। पहली बात तो अपनी मेहनत में विश्वास करना, और अगर आपको लगता है कि मैं जो है इसको जो है धरवा दूंगा, तो धरवा भी देना आसपास के पुलिस स्टेशन को बता के, क्योंकि मेरे प्रिय साथियों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और अगर होता भी है तो उनका पकड़ा जाना भी ज़रूरी है। तो आप ये सभी चीज़ों में सब जो है सरकार को क्या करें, तो आपका सचेत करें और बताएं, और जो है आपका अपना मतलब रिपोर्ट कराएं। तो 1988 में इस चीज़ को बताता है ना, नियम को, ये सब जो मैंने आपको उदाहरण दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अभी वर्तमान में क्या कठोरता और लेके आई गई है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि चंडीगढ़ राज्य में, मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था कि चंडीगढ़ राज्य ऐसा हो गया है, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा हो गया है जहां भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया है ना, अमित शाह जी ने लागू कर दिया है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 का जो आईपीसी धारा है उसके जगह में स्थान ले रहा है। इसमें भी काफी सारे रिश्वतखोरी संबंधित प्रावधान रखे गए हैं, है ना। उसके बाद लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013, इसमें भी भ्रष्टाचार संबंधित जो है आपका कानून आते हैं, जिसमें आप लोकपाल लोक आयुक्त को जो है क्या कर सकते हैं, अधिसूचित कर सकते हैं, उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं किसी भी प्रकार से अगर कहीं हो रहा है ये घटना तो, ठीक है। फिर उसके बाद है विसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम 2014 जो कि भ्रष्ट आचरण के बारे में सूचना देने वाले पत्रकारों की सुरक्षा करके आपका पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। तो ये सब सारी चीजें प्रावधान आपको पता होना चाहिए। इसके तहत किसी को भी जाके ठोक दो, मतलब ठोक दो इन द सेंस उसके लिए कार्रवाई कर दो, ठोक दो फाक दो नहीं करना भैया, वो सब गंदा काम है, ठीक है। मतलब आप उसके लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब उसके खिलाफ आप क्या लगा सकते हैं, मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कानूनी उपायों में शामिल और है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, बेनामी लेन देन अधिनियम 1988, काला धन और कर अधिरोपण 2015। ये बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 के तहत वही आपका नौकरी लगा दूंगा वाले का होता है, बत्ती पड़ता है ऊपर में बताया ना, ठीक है। तो ये नौकरी लगा दूंगा वाले के चक्कर में नहीं रहना, मेहनत करो, पढ़ाई करो, पढ़े हो अब तक के पढ़ाई कर रहे हो प्रॉपर अच्छे तरीके से, ईश्वर साथ देगा आपका और आप जो है सफल होगे, ठीक है। चलो, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए स्कैन पोर्टल और अन्य चक्र किसने लॉन्च किया है? तो पहले मैं बता दूं, प्रहलाद जोशी जी जो है इन्होंने इसे क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। अब भैया सवाल ये उठता है कि मैंने जिनका नाम लिया श्री प्रहलाद जोशी क्या है, तो प्रहलाद जोशी जी जो हैं वो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रहलाद जोशी जी कैबिनेट मंत्री। अब ये 5 दिसंबर को इसका स्टार्ट किए। अब ये अन्न चक्र क्या है, तो अन्न चक्र बेसिकली साथियों क्या है कि ये एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसे देश भर में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए रसद दक्षता को सुधार करने के लिए विकसित किया गया है। प्रॉपर ऑनलाइन प्रणाली के तहत प्रॉपर क्या किया जाएगा, टैली किया जाएगा, किसको कितना दिया जा रहा है, किसको कितना नहीं दिया जा रहा है। और स्कैन पोर्टल क्या है, तो स्कैन पोर्टल के माध्यम से उन लोगों को खाद्य की आपूर्ति करना प्रॉपर, जो कि क्या है, जो कि आर्थिक रूप से कम है, या मुफ्त में भी मुहैया कराना, कुछ मूल्य रियायतें देना, तो ये दोनों का काम क्या है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर तरीके से सुसज्जित बनाएंगे ये दोनों पोर्टल। कौन कौन सा, तो स्कैन पोर्टल और अन्न चक्र, ठीक है। 2 सितंबर 1946 में उपभोक्ता मामले खाद्य आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय का जो है क्या हुआ है, स्थापना हुआ, गठन हुआ है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, जिम्मेदार मंत्री प्रहलाद जोशी कैबिनेट मिनिस्टर, और नीमूबेन क्या नाम है, बभानिया राज्य मंत्री है, ठीक है। चले आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस कलाकार को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार 2024 जो है टर्नर पुरस्कार, ये ब्रिटेन का सबसे सुसज्जित पुरस्कार है कला के क्षेत्र में, ठीक है। तो एक गाना बनाई है, क्या नाम है इनका, जसलीन कौर नाम है इनका,
है ना, जसलीन कौर, सी इसका आंसर होगा। ये गाना को आप YouTube में सुन सकते हो। इस गाना को ऐसे लिखोगे ना, क्या है, आल्टर आल्टर, इंग्लिश में गाई है, समझ में कुछ नहीं आया मेरे, लेकिन मैं सुना अच्छे तरीके से जो है वो कोशिश करी है। मतलब अब भाई इंग्लिश गाना कहाँ ठीक से समझ में आएगा हम लोग को, ठीक है, बार बार डिक्शनरी खोलना पड़ता है। हिंदी मीडियम वाले लोग, हम लोग का वही है, बार बार डिक्शनरी से ऑक्सफोर्ड निकाल के उसमें से चेक करना पड़ता है। लेकिन खैर उन लोग और भारी भारी वर्ड बोलते हैं ना भाई, तो मैं कोशिश किया थोड़ी देर सुनने का, लेकिन भाई तुम्हारे लिए कंटेंट वीडियो बनाना था, तो मैं बोला ज़्यादा नहीं बता सकूंगा। तो आप याद रखिएगा क्या नाम है इनका। नाम है, सिख कलाकार है जसलीन कौर, ब्रिटेन में प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार चित्रकार जेम डब्ल्यू टर्नर के नाम से दिया जाता है। 1984 से स्टार्ट हुआ है नई कला के संरक्षण के लिए। ब्रिटेन कला का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है इसे। यह पुरस्कार किसी कलाकार की उत्कृष्ट प्रदर्शनी के लिए दिया जाता है, प्रस्तुति के लिए दिया जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम जो है ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर को इसमें दिया गया था, है ना। तो ये देख सकते हो आप, क्या नाम है इनका, जसलीन कौर, और गाने का नाम क्या है, आल्टर आल्टर। सुनना तो तुम लोग समझ में आएगा तो बताना ठीक है। चल, भारतीय उद्योग परिसंघ भागीदारी शिखर सम्मेलन, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। इतना इंग्लिश तो आता है मेरे को, वो बहुत ज्यादा इंग्लिश बोली है। सुनना ना तुम लोग गाना, तुम लोग खुद बोलोगे कि अरे यार इंग्लिश मीडियम वाले फंस जाएंगे उसमें ठीक है। चलो, भागीदारी शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो पहले तो देख लो क्या है, उद्योग परिसंघ। उद्योग परिसंघ मतलब उद्योग से संबंधित ही कार्य हुआ होगा यहाँ। आंसर सी होगा। 29वां जो है क्रम का ये बैठक था, जिसमें इस शिखर सम्मेलन में 61 मतलब 61 प्रतिभागी देश के 30 वैश्विक वक्ता और 11 अंतर्राष्ट्रीय मंत्री शामिल थे। क्या बात हुआ होगा? तो प्रगति के साथ साझेदारी करना, मतलब एक दूसरे देशों को आर्थिक, राजनीतिक और सभी व्यापारिक रूप से क्या है जो आपका सहयोग प्रदान करना। आप देख सकते हैं कि 50 से अधिक देशों ने, प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर चर्चा किया गया। भागीदारी शिखर सम्मेलन व्यापार, औद्योगिकरण, भविष्य स्थिरता, जलवायु, प्रौद्योगिकी, नवाचार, विकास, भू आर्थिक रूपरेखा, इन सभी विषयों पर चर्चा किया गया है और एक दूसरे को क्या करना है, करेंगे, सहयोग करेंगे, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा संचालित किया गया था। संजीव पुरी अध्यक्ष हैं, चंद्रजीत बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष हैं, और एस जयशंकर जी विदेश मंत्री यहां पर मौजूद थे। 1895 में इसकी स्थापना हुई है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो आप इतना ही समझें, इससे तो ज्यादा बेहतर है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, क्या नाम है, कीर्तिवर्धन जी, है ना, ने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में पानी की सफाई एवं शुद्धिकरण के लिए कौन सी नए तकनीक शुरू की है? तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम है नैनो बबल टेक्नोलॉजी। नैनो बबल टेक्नोलॉजी ये क्या करेगा? तो बहुत सारे पायदानों में नैनो बबल्स, मतलब कि छोटे छोटे बुलबुले जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, वो बहुत एकदम छोटे छोटे होते हैं, उसके माध्यम से पानी की शुद्धिकरण को बेहतर करना, मतलब पानी का शुद्धिकरण करना आसान भाषा में। तो वो प्रणाली लगी हुई है, मशीन जैसे देख सकते हो आप। पहले लिक्विड पंप रहेगा, फिर उसके बाद क्या लिखा है, ट्रांसड्यूसर रहेगा, गैस फ्लो रहेगा, ये सभी के माध्यम से जो है पानी को शुद्ध कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, वैज्ञानिक बनना चाहते हो तो बन जाओ, ठीक है। ये लिखाया हुआ है सारा चीज। कार्य पद्धति कैसे रहेगी? सतह पर उठने वाले जो छोटे छोटे बुलबुले होंगे उससे क्या करेंगे, नैनो बबल से उसको सफाई करेंगे, जिसमें ऑक्सीकरण अच्छे से होगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा बेहतर होगी जल में, है ना। तो ये सब सारी चीजें नैनो बबल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इतना ही है। और लाभ क्या होंगे इससे? तो शैवाल, जितना जैविक अपशिष्ट है, तेल है, ग्रीस है, ये सब प्रदूषक चीजों को क्या कर देगा, निकाल देगा, अवशोषित कर लेगा मशीन, है ना। जैसे कि आप सुने होंगे कि स्पेस में जब एरोनॉटिक्स जो आपके जाते हैं, सॉरी एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं, एरोनॉटिक्स बोल रहा हूँ, एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं, वो एस्ट्रोनॉट जो है अपने ही मूत्र को उनको पीना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मूत्र किए उसको पन्नी में रखे उसको वापस पी लिए, जी ऐसा नहीं भैया। वो एक प्रॉपर लगभग 265 करोड़ डॉलर रुपए खर्च करके एक प्रॉपर उसमें मशीन बनाया गया है। आप कभी अगर इसका पढ़े होंगे जानकारी तो, कि जो हमारे अंतरिक्ष में ISS है, क्या है ISS, ये क्या है भाई, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन लोग रहते हैं? तो हमारे क्या बोलते हैं,
एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। अभी सुनीता विलियम्स गए हैं और एक ब्रूस बी करके हैं, वो फंस गए हैं वहाँ पर। फरवरी में वापस आने वाले हैं, जिसमें आपका स्पेस एक्स अपने तरफ से रॉकेट भेजा है उन लोगों के लिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें जो मूत्र निकलता है जितने भी एस्ट्रोनॉट्स का, वो मूत्र को वापस क्या करेंगे उन लोग कि वो प्रोसेस में डाल देंगे। अब वो प्रोसेस में जब चले जाता है तो मशीन 265 करोड़ डॉलर का बना है, वो पूरा प्रोसीड करके, यही नैनो बबल टेक्नोलॉजी सब चीज होगा उसमें, उससे वो पूरा प्रोसीड करके जो है साफ पानी उसमें से निकाल देता है, उसके यूरिया और जास्ती जितने भी आपके हार्मफुल चीजें हैं उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो मैं आपको वही बताना चाह रहा था। ठीक है, चलो। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 1985 में बना है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री है। राज्य मंत्री कौन है? कीर्तिवर्धन सिंह। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, चलो। तटीय व्यापार को बढ़ावा देने और भारतीय नागरिकों द्वारा संचालित भारतीय ध्वज वाले और जहाजों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन सा विधेयक लोकसभा में ध्वनि मत से पेश हुआ है? ध्वनि मत क्या होता है? हाँ या ना में जो है आपका मत देना। ठीक है, तो क्या है? तो तटीय नौवहन विधेयक। देखो, ये तटीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। क्यों किया गया है? कि जितने भी तटीय क्षेत्र में आसानी भस में, वैसे मैंने बताया कि ध्वनि मत लेना मतलब हाँ या ना में जवाब देना। और इस विधेयक का उद्देश्य क्या है पहले पढ़ लेते हैं। तटीय व्यापार को बढ़ावा देना, भारतीय नागरिकों को स्वामित्व और संचालन वाले भारतीय ध्वज वाले जहाजों को भागीदारी को प्रोत्साहन देना। देखो, तटीय क्षेत्र में जो हमारे कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन कहाँ कहाँ है भाई? मैं हमेशा बताता हूँ कि छोटा सा भारत का नक्शा बना लेते हैं, एकदम छोटा सा। ये मान के चलो ये भारत हो गया अपना। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रायद्वीपीय भारत, तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में यही तटीय व्यापार होगा। तो तटीय व्यापारों में हम भारतीयों को प्रायोरिटी देकर, है ना, प्राथमिकता देकर जो है क्या करना है? कार्य करना है। ये मुख्य उद्देश्य है इस विधेयक का। ठीक है, और शीतकालीन सत्र में इसे लाया गया है। किस नाम से लाया गया है? तो तटीय नौवहन विधेयक 2024 के नाम से। ठीक है, चलो। हाल ही में संसद ने विमानन कर्मियों को लाइसेंस प्रक्रियाओं के कुछ राहत दी गई है। देखो, ये विमानन विधेयक है, या कहा जा सकता है विमान शिपिंग वायुसेना। ये गलत लिखा है साथियों। ठीक है, ये होगा भारतीय वायुयान विधेयक। ठीक है, भारतीय वायुयान विधेयक 2024। ठीक है, ये कर लीजिएगा, मतलब ऑप्शन ए सही होगा इसका, या इसको जो है ऑप्शन रख सकते हो। क्या है? जितने भी वायुयान बनाने वाली कंपनियां हैं उनको टैक्स में रियायत दी गई है, और जो बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ करेंगे। और अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो बेहतर तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनाना और विमानन कर्मियों को भी लाइसेंस प्रक्रियाओं में कुछ राहत देना। ठीक है, चलो, बस यही है, समझ सकते हैं, ज़्यादा समझने योग्य तो है नहीं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि तैन आपका स्टारलाइनर निगरानी ड्रोन सौंपा है? टाटा डिफेंस नहीं, अडानी डिफेंस होगा भाई। मैं भी ना कभी कभी गलत कर देता हूँ। टाटा निकल गया ना, टाटा जी अभी जब से टाटा बोलता हूँ, रतन टाटा जी एक्सपायर हो गए, तो उनको याद करते रहता हूँ मैं। अडानी डिफेंस ने लाया है। ये ड्रोन कैसा है? तो बहुत बेहतरीन है, 450 किलोमीटर चल सकता है, 36 घंटे की कैपेसिटी है। क्या करेगा? तो तटीय क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र में जितने भी अपराध हो रहे हैं उसकी निगरानी करेगा और आपराधिक घटनाओं को जो है तत्काल सूचित करेगा। किसको? तटरक्षक बल को, सेनाओं को। अब ये जब उन लोगों को क्या देगा, आपका इंफॉर्मेशन देगा, तो वहाँ वो जाके कार्रवाई करेंगे तो ये अपराध जो चल रहा है या किसी प्रकार की स्मगलिंग चल रही है, वो सब चीज़ें क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। और ये क्या है? एक ड्रोन है, बहुत अच्छा, दृष्टि 10 नाम है इसका। 450 किलोमीटर चल सकता है, 36 घंटे चलेगा। ठीक है, और अडानी डिफेंस हैदराबाद के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, चले आगे।
2015 में अडानी ग्रुप चालू हुआ है। अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत, किस देश ने पाकिस्तान को हराया? तो भारत ने हराया किसमें? तो पुरुष हॉकी जूनियर एशियाई 2024 चैंपियनशिप में। ई मैप नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है वाणिज्यिक व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है। गीता महोत्सव चल रहा है, जाओ मस्त श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी मिलेगा। प्रोब 3 अंतरिक्षयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और ये सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। कुवैत में जो है आपका क्या हुआ है? भारत में विदेश मंत्री स्तर पर सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन किया है कुवैत के साथ। ठीक है। पहले से अच्छा काफी दोस्ती है। 9वां नंबर का माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व बन गया है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। आप लोगों के लिए प्रश्न है, हाल ही में इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C59 द्वारा ESA प्रोब 3 को लॉन्च किया गया है। इस अंतरिक्षयान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके लिए प्रश्न है, फटाक से बनाओ। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।